हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का स्टडी विद तनीश सर से इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। बच्चों हेलो, हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से स्टडी विद तनीश सर के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों अभी तक हमारी केमिस्ट्री का पहला चैप्टर ख़त्म हो चुका है, जो कि क्या था, विलयन यानी कि सॉल्यूशन। आज हमारा ये दूसरे चैप्टर का पहला लेक्चर है ना। तो हम क्या करेंगे, इस चैप्टर के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन निकालेंगे कि क्या क्या हमको इसमें पढ़ना है ना, और भी बहुत सारी चर्चा करेंगे इस चैप्टर पर। तो सबसे पहले आप लोग अगर नए हैं, हमारे जो बच्चे हैं ना चैनल से जुड़ रहे हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो हमारे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, है ना। और अपने सभी दोस्तों को ये बता दें कि स्टडी विद तनीश सर के यूट्यूब चैनल पर बेहतरीन तरीके से बोर्ड की तैयारी करवाई जा रही है, चाहे वो 10th हो चाहे वो 12th हो। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, है ना, इस चैप्टर के बारे में थोड़ी बहुत पहले इन्फॉर्मेशन लेते हैं, है ना, कि विद्युत रसायन होता क्या है, ठीक, इसके बारे में, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं। चलिए देखिए, हमने क्या किया, हम सबसे पहले 3 कंटेनर ले रहे हैं, ठीक। ये चैप्टर समझने वाला चैप्टर है, रटने वाला चैप्टर नहीं है ना। बहुत बारीकी से आप समझोगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, है ना। हमने क्या किया भाई, 3 कंटेनर ले लिया, है ना। अब एक में हमने डाल रखा है देखो, तीनों में अलग अलग चीज़ें डाल रहे हैं, ठीक। इसमें हमने डाल दिया ग्लूकोज, ठीक। इसमें हम डाल दे रहे हैं एसिटिक एसिड, और इसमें हम डाल दे रहे हैं NaCl, ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया, एक में ग्लूकोज डाल दिया, एक कंटेनर में क्या डाल दिया हमने, एसिटिक एसिड, एक में हमने डाल दिया NaCl। अब क्या कर रहे हैं, यहाँ से इसमें हम धारा प्रवाहित करवा रहे हैं, ठीक। यहाँ से पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से नेगेटिव चार्ज, ठीक। यहाँ पे भी हमने 2 इलेक्ट्रोड लगा दिया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक। यहाँ पे भी हमने क्या किया, 2 तार हम लेके आए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें एक लाइट लगा दे रहे हैं ना। चलो देखो, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक लाइट लगा दे रहे हैं तीनों में ही। ये नेगेटिव वाला है ना, ये तार है, हमने क्या किया, इसमें एक लाइट लगा दिया। यहाँ पे भी हम वही चीज़ कर रहे हैं, इसमें भी हम वही करने वाले हैं, ठीक। अब हमने क्या किया, तीनों में लाइट लगा दिया है ना। अब हम इसमें क्या करेंगे, बाहर से इलेक्ट्रिसिटी देंगे, है ना, यानी कि धारा प्रवाहित करेंगे यहाँ से, है ना। यहाँ ये पॉजिटिव नेगेटिव मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक। हमने क्या किया, 2 तार लिया, दोनों को डाल दिया इस विलयन में, है ना, NaCl के हमने 2 तार लिया, उसको डाल दिया एसिटिक एसिड के विलयन में, यहाँ पे हमने ग्लूकोज के विलयन में इसको डाल दिया, ठीक। अब यहाँ पे हमने लाइट लगा रखा है ना। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है ना। चलिए देखिए, हम देख रहे हैं कि जैसे ही हमने तार को जोड़ा है ना, स्विच ऑन किया, तो ये वाली लाइट क्या हुई, बहुत तेज़ी से जलने लगी, ठीक, काफ़ी तेज़ी से जल रही है ना। ये वाली क्या हो रही है, मतलब उसकी अपेक्षा ये थोड़ा स्लो जल रही है, हालांकि जल रही है ना। और ये वाली लाइट जल नहीं रही है,
ठीक है ना। भाई हमने क्या किया, 3 अलग अलग कंटेनर ले लिया है ना। एक में हमने क्या डाल दिया, ग्लूकोज, एक में डाल दिया हमने एसिटिक एसिड, एक में हमने डाल दिया NaCl। अब यहाँ पर हमने क्या किया, प्लग को ऑन किया है ना, इलेक्ट्रिसिटी इसमें फ्लो होने लगी। अब तार के माध्यम से यहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी आएगी, ठीक। अब देखो ये वाली लाइट क्या हो रही है, जल नहीं रही है, ये वाली क्या हो रही है, जलने लगी है ना। थोड़ा स्लो जल रही है, ये वाली क्या हो रही है, बहुत तेज़ी से जल रही है, ठीक। तो तीनों में डिफरेंस क्या है, क्यों इसमें लाइट बहुत तेज़ी से जल रही है ना। भाई मतलब यहाँ पे धारा बहुत तेज़ी से प्रवाहित हो रही है, यहाँ पे थोड़ा स्लो हो रही है, यहाँ पे धारा प्रवाहित नहीं हो रही है इस विलयन में, है ना। यहाँ पे धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, ठीक। क्यों नहीं हो रही है ना। तो देखो ग्लूकोज क्या है, अब पिछले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं है ना, विलयन वाले में, कि क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट और क्या होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक। यानी कि विद्युत अपघट्य पदार्थ तथा विद्युत अनअपघट्य पदार्थ के बारे में हम पिछली क्लास में ऑलरेडी अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो ग्लूकोज हमारा क्या होता है, ये एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक। यानी कि विद्युत अनअपघट्य पदार्थ। ये क्या है, ये इलेक्ट्रोलाइट है ना, विद्युत अपघट्य है ये। और ये क्या है, ये भी एक विद्युत अपघट्य पदार्थ है ना। इसको अपन क्या बोलेंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। ये भी हमारा क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक। अब यहां पर धारा प्रवाहित क्यों नहीं हो रही है ना। तो किसी भी चीज में धारा प्रवाहित 2 ही कारण से हो सकती है ना। अब जैसे मान लो हमारे पास ये क्या है, लोहे का रॉड है ना। इसमें हम एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव तार टच कराएंगे है ना, तो इस लोहे के तार को आप टच नहीं कर सकते क्योंकि इसमें धारा प्रवाहित होगी है ना। अब मान लो कि चलो लोहा क्या होता है, मेटल होता है, ठीक। तो किसी भी मेटल में धारा प्रवाहित क्यों होती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं है ना। किसी भी धातु में धारा प्रवाहित इसलिए होती है क्योंकि उस धातु में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक। और किसी भी विलयन में है ना, किसी भी विलयन में धारा तब प्रवाहित होगी जो उसमें क्या होंगे, आयंस होंगे, फ्री आयंस होंगे, ठीक। तो यहाँ पर देखो ग्लूकोज पानी में जाने के बाद ये आयनों में टूटता नहीं है ना। अब जैसे ये C6H12O6 है तो वही रहेगा पानी में जाने के बाद भी है ना, वो टूटेगा नहीं। तो जो चीज़ पानी में जाने के बाद टूटता नहीं है आयनों में, उसको क्या बोलते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है ना, सब्सटेंट, यानी कि विद्युत अनअपघट्य पदार्थ। और वहीं पर जो हमारा यौगिक होता है, कंपाउंड होता है, पानी में जाने के बाद क्या होता है, डिसोसिएट हो जाता है, यानी कि टूट जाता है आयनों में। अब जैसे CH3COOH किस में टूट जाएगा, तो ये टूट जाएगा CH3COO माइनस प्लस H पॉजिटिव में क्या होगा, ये डिसोसिएट हो जाएगा, इन 2 आयनों में क्या होगा, ये टूट जाएगा। वहीं पे NaCl ये भी क्या करेगा, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में क्या होगा, ये डिसोसिएट हो जाएगा, टूट जाएगा है ना। तो इसके अंदर आपको Na पॉजिटिव और मतलब सोडियम के आयन और क्लोरीन के आयन दिखाई देंगे। यहाँ पे आपको इन दोनों के हाइड्रोजन और इसके आयन दिखाई देंगे है ना। तो जब फ्री आयन्स यहाँ पे होंगे तो उसमें क्या होगी, धारा प्रवाहित होगी। अब इसमें तेज क्यों हो रही है, इसमें धीमी क्यों हो रही है ना, तो इसका कारण क्या है कि ये क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, यानी कि प्रबल विद्युत अपघट्य है। और ये क्या है, हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है, दुर्बल विद्युत अपघट्य है ना। ये क्या है, दुर्बल। ये क्या है, हमारा प्रबल, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये क्या हो गया, वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना। तो आई थिंक ये अभी आपकी समझ में आया है ना कि कोई भी विलयन है ना तो उसमें धारा प्रवाहित तभी होगी जब उस विलयन में क्या पाए जाएंगे, फ्री आयंस पाए जाएंगे है ना, ठीक। ग्लूकोज पानी में जाने के बाद टूटता नहीं है ना। ग्लूकोज के जैसे और चीज़ें होती हैं, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया है ना, प्रोटीन हो गया, कैम्फर हो गया, ठीक।
और शुगर हो गया, ये सारी चीज़ें पानी में जाने के बाद डिसोसिएट नहीं होती हैं, टूटती नहीं हैं, है ना। तो इनके विलयन में धारा प्रवाहित नहीं होगी। यहाँ पे क्या है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना। इसमें अब इलेक्ट्रोलाइट है तो ये टूटेगा, जाहिर सी बात है ना, ठीक। और वीक इलेक्ट्रोलाइट है इसलिए इसमें धारा प्रवाहित कम होगी। और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है इसलिए इसमें धारा प्रवाहित अधिक होगी, है ना। तो देखो एक काम करो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। उसके बाद हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, है ना। अभी हम क्या करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। अब देखो यहाँ पर इसको भी हम क्या करते हैं, इरेज ही कर देते हैं भाई, है ना। मैंने आपको पिछली क्लास में, है ना, इलेक्ट्रोलाइट्स को तोड़ना सिखाया था। मतलब आप जब आपने मेरी, है ना, पहला चैप्टर आपने मुझसे पढ़ रखा है, वहाँ पे मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोलाइट्स कैसे टूटते हैं, वैद्युत अपघट्य पदार्थ जो होते हैं वो कैसे आयंस में टूट जाते हैं, पानी में जाने के बाद डिसोसिएट हो जाते हैं, है ना। तो अब देखो, अगर हम क्या कर रहे हैं, हमने एक बर्तन ले लिया, ठीक। एक बर्तन यहाँ पे और ले रहे हैं। इसमें हम डाल दे रहे हैं NaCl सॉलिड स्टेट में, ठोस अवस्था में। कि हमने क्या डाल दिया, इसमें नमक डाल दिया, है ना। और इसमें क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, ठीक। ये हमारा पॉजिटिव वायर हो गया, ये हो क्या हो गया, निगेटिव वायर। वही चीज़ हमने एक कंटेनर और ले लिया, ठीक। हम क्या कर रहे हैं, इसमें हमने NaCl लिया मोल्टन फॉर्म में, यानी गलित अवस्था में, ठीक। हमने क्या किया है, इसको गर्म करके पिघलाया है। ये किस अवस्था में है, गलित अवस्था, यानी कि मोल्टन फॉर्म। मोल्टन स्टेट में हमारा क्या है, ये NaCl है ना। और ये क्या है, सॉलिड है, यानी कि ठोस। और एक हम ले रहे हैं, यहाँ पे भी हमने ले रखा है NaCl, किस अवस्था में, जलीय अवस्था में। यानी कि एक्वस कंडीशन। ठीक। अब मैं आपसे अगर ये पूछूं, है ना, कि ये हमारा जो NaCl हमने ले रखा है प्लास्टिक के डिब्बे में, हमने क्या रखा है, ठोस नमक डाल दिया, है ना। अब जैसे हमारे पास क्या है, ये तो मान लो स्टील का है, ठीक। हम क्या करते हैं, प्लास्टिक का डिब्बा ले लेते हैं ना, उसमें हमने क्या कर दिया, नमक डाल दिया और ठोस भर दिया, है ना। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, तार टच करवा रहे हैं, ठीक। तो कितने लोग हैं इसमें से जो उस नमक को टच कर सकते हैं, है ना। भाई क्वेश्चन ये है कि क्या हम उस नमक को, ठोस नमक को टच कर सकते हैं, ठीक। तो देखिए, अब कुछ लोगों का जवाब होगा कि कर सकते हैं, कुछ लोगों का जवाब होगा नहीं कर सकते, है ना। तो सही क्या है भाई, हम टच कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, है ना। तो देखो, नमक हमने इसमें किस फॉर्म में लिया है, सॉलिड स्टेट में, है ना, यानी कि ठोस अवस्था में। और ठोस अवस्था में क्या होता है, नमक मतलब जो NaCl होता है उसमें सोडियम और क्लोरीन आयन, है ना, के बीच में बहुत ज़्यादा प्रबल अंतराणविक बल लगा होता है ना, जिसके कारण क्या होते हैं, वो दोनों एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं, ठीक, अलग नहीं होते हैं जल्दी, है ना। तो यहाँ पे क्या है, हमको फ्री आयन नहीं मिल रहा है ना। यहाँ पे हमको क्या है,
NaCl है यहाँ पे, मतलब हमको क्या चाहिए, अगर इसमें धारा प्रवाहित करनी है तो हमको NaCl नहीं, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव चाहिए। ठीक, यहाँ पे हमको आयन चाहिए, है ना। तो ये तो ठोस नमक है ना, इसमें आयन है ही नहीं, तो यहाँ पर धारा प्रवाहित नहीं हो सकती, मतलब हम नमक को आसानी से टच कर सकते हैं, है ना। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर हम इसमें, भाई इसमें हम क्या कर रहे हैं, धारा प्रवाहित कर दे रहे हैं ना पॉजिटिव नेगेटिव तार से। अब ये क्या हो गया, नमक किस अवस्था में है, गलित अवस्था में है, ठीक है ना, मतलब पिघल गया है। तो क्या इसमें धारा प्रवाहित होगी, है ना, जाहिर सी बात है धारा प्रवाहित होगी, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे ही ये पिघलेगा, है ना, तो ये आयंस में क्या होगा, टूट जाएगा, है ना। जैसे ही पिघल जाएगा क्या होगा, आयनों में टूट जाएगा गलित अवस्था में, तो इसमें आयन पाए जाएंगे सोडियम और क्लोरीन के आयन। ठीक, यहाँ पे एक्वस कंडीशन यानी कि यहाँ पे क्या उपस्थित है, जल उपस्थित है। ठीक, तो जल में तो वैसे भी नमक जाने के बाद क्या होगा, टूट ही जाएगा, है ना। ठीक, आई थिंक ये बात आपको समझ में आई होगी, है ना, कि पहली बात तो धारा प्रवाहित नहीं हो सकती जब आप क्या नहीं लोगे, विलयन में इलेक्ट्रोलाइट नहीं लोगे, है ना। मतलब अगर आपने नॉन इलेक्ट्रोलाइट लिया है जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ठीक, इन चीज़ों को लिया है तब उसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी उस विलयन में, है ना। और यदि आपने अब जैसे इलेक्ट्रोलाइट ले लिया है ना, अब ये सोडियम और Na सोडियम क्लोराइड है, ठीक, नमक है, अब ये ठोस अवस्था में है ना। अब ठोस अवस्था में है तो इसमें धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आयन नहीं है। ठीक, मैंने बताया कि दो ही कंडीशन में अगर किसी चीज़ में धारा प्रवाहित हो रही है तो दो ही चीज़ हो सकती है, या तो वो क्या होगा, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे या फिर उसमें क्या पाया जाएगा, फ्री आयन, है ना। तो अगर ये दोनों कंडीशन नहीं हो रही तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। अब देखो, तो इस चीज़ को हम क्या कर रहे हैं, इरेज कर दे रहे हैं, है ना। हमारे पास दो चीज़ें हैं, है ना, एक तो क्या है, मोल्टेन स्टेज यानी कि गलित अवस्था, दूसरा क्या है, एक्वस कंडीशन यानी कि जलीय अवस्था। ठीक, तो पहले हम इसके बारे में अच्छे से समझते हैं, है ना, कि गलित अवस्था, है ना, क्या होती है, और इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में हम समझेंगे, विद्युत अपघटन। ठीक, हमने क्या किया, और तेरी क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है, देखिए हम क्या कर रहे हैं, हमने एक कंटेनर ले लिया, ठीक, उसमें हम दो इलेक्ट्रोड लगा दे रहे हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रोड कितने प्रकार के होते हैं, दो, कैथोड और एनोड, है ना। इस साइड हमारा क्या होता है, कैथोड होता है, इधर क्या होता है, एनोड होता है ना। कैथोड क्या होता है हमारा, पॉजिटिव, एनोड क्या होता है, नेगेटिव। ठीक, यहाँ से हम तार निकाल रहे हैं, है ना, इसमें धारा प्रवाहित करने के लिए। ठीक है, हमने एक कंटेनर ले लिया, है ना, हमने उसमें दो इलेक्ट्रोड लगा दिए, एक क्या, कैथोड, एक एनोड। ठीक है, कैथोड क्या होता है, धनात्मक होता है, एनोड क्या होता है, ऋणात्मक होता है। अब इसमें हम क्या डाल रहे हैं, NaCl। ठीक, हमने इसमें NaCl डाला, है ना, और इसको क्या किया, मेल्ट कर दिया, पिघला दिया, पिघलाया हुआ NaCl हमने इसमें डाल दिया। अब जब हमने इसमें पिघलाया हुआ NaCl डाला, ठीक, तो यहाँ पे NaCl जो है वो आयनों में दिखेगा आपको। ठीक, NaCl किस में दिखेगा, आयनों में, है ना। अब देखो इस पे क्या होता है, कैथोड पर नेगेटिव चार्ज, एक मिनट भाई उल्टा लिख दिए हैं, ये हमारा एनोड है, ये हमारा क्या है, कैथोड है। ठीक है ना। एनोड पे क्या होता है, पॉजिटिव, कैथोड पे क्या होता है,
नेगेटिव, है ना। तो देखो हमने मोल्टेन अवस्था में क्या लिया है, गलित अवस्था में NaCl लिया है, उसको पिघलाकर इसमें डाल दिया। ठीक, अब क्या होगा, हम क्यों कर रहे हैं ये सारी चीज़ें, है ना, हमको क्या ज़रूरत है भाई, है ना, NaCl को इसमें डालने की, ये सब सारी चीज़ें क्यों कर रहे हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। हमने NaCl को इसमें डाल दिया, अब देखो क्या होगा, हम इसमें धारा प्रवाहित कर रहे हैं, है ना। अब देखो जब धारा प्रवाहित करेंगे, अब एनोड पे क्या होता है, पॉजिटिव, है ना। अब एनोड पे एक चीज़ होती है कि क्या होता है, ऑक्सीकरण। और कैथोड पर क्या होता है, अपचयन। ठीक, यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, यहाँ पे क्या होता है, रिडक्शन। ठीक, ऑक्सीकरण में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लूज किया जाता है ना। यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाएगा। ठीक, तो ये ऑक्सीकरण में क्या होता है, आपने क्लास 10th में पढ़ रखा है ना, 11th में पढ़ रखा है। ठीक, रेडॉक्स रिएक्शन के अंतर्गत कि यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीकरण में ग्रहण किया जाता है, अपचयन में इलेक्ट्रॉन क्या किया जाता है, सॉरी, यहाँ पे ऑक्सीकरण में त्याग किया जाता है और अपचयन में क्या किया जाता है, ग्रहण किया जाता है ना। अब देखो क्लोरीन क्या है, नेगेटिव आयन है, तो किसके पास जाएगा, पॉजिटिव के पास, है ना। सोडियम क्या है, पॉजिटिव आयन है, किसके पास जाएगा, कैथोड के पास। यहाँ पे क्या है, नेगेटिव आयन है ना। तो देखो पॉजिटिव वाला किसके पास जाएगा, नेगेटिव के पास, और नेगेटिव वाला किसके पास जाएगा, सोडियम पॉजिटिव के पास। अब देखो क्लोरीन जब कहाँ पे जाएगा, एनोड पर। एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में क्या किया जाता है, इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है ना। अब देखो, अब यहाँ पर आपको रेडॉक्स रिएक्शन आनी चाहिए, है ना, जो कि क्लास 11th में आप लोग, मैं मानता हूँ, पढ़ के आए होंगे। भाई रेडॉक्स रिएक्शन यदि आपको नहीं आता है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आपको हो सकती है, लेकिन आप हमसे पढ़ रहे हो, है ना, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। कोई मैटर नहीं करता कि आपने क्लास 11th में कितना पढ़ा है, कितना नहीं पढ़ा है ना। हम एक एक चीज़ आपको यही समझकर पढ़ाएंगे कि भाई 11th क्लास में आपने कुछ भी नहीं पढ़ रहा है ना। तो वैसे ही आप पढ़ाएंगे कि भाई बहुत सारे बच्चे हैं जो 11th क्लास अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जिनकी केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा वीक होती है, जिनको कुछ भी नहीं पता होता है ना, क्लास 11th ऐसे ही वो बर्बाद कर चुके होते हैं। तो हम मान के चल रहे हैं कि आपने क्लास 11th नहीं पढ़ा है। ठीक, तो रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में भी हम आपको बताएंगे, है ना। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, क्लोरीन किस पे जाएगा, यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला जाएगा। ठीक, तो एनोड पर क्या होगा, एक मिनट भाई, मार्कर काम क्यों नहीं कर रहा है। एनोड पर क्या होगा, क्लोरीन आयन है। ठीक, क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, बाहर निकालेगा, और क्या बना देगा, क्लोरीन गैस बना देगा। ठीक है ना, क्लोरीन आयन क्या करेगा, यहाँ पर जाएगा, है ना, और क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा, लूज कर देगा, और क्या बना देगा, क्लोरीन गैस। वहीं पर अगर हम बात करें किसकी, कैथोड की, है ना। तो कैथोड पर क्या होगा, सोडियम आयन जाएगा। ठीक, और यहाँ पे एनोड पे क्या होता है, अपचयन। अपचयन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है ना। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना देगा, सोडियम धातु ठोस अवस्था में। ठीक, ये क्लोरीन क्या बनेगी, गैस अवस्था में, है ना, भाई गैस है तो गैसीय अवस्था में होगी। ठीक, अब थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा कि हमने इसको क्यों किया, है ना, क्या ज़रूरत पड़ी थी हमको भाई ये सब सारी चीज़ें करने की। देखो हमारे पास क्या था, NaCl था, नमक था, है ना। हमने क्या किया, उसको एक
इस तरह से कुछ सिस्टम बनाया जिसमें हमने क्या लगा रखा है, एक 2 इलेक्ट्रोड लगा रखे हैं, एक पे एनोड है, एक पे क्या है, कैथोड है ना। तो हमने क्या किया, इसमें धारा प्रवाहित की, है ना। अब ये पहले हमें इसमें क्या डाल दिया, NaCl डाल रखा है, यानी कि किस अवस्था में, गलित अवस्था में, है ना। तो हमने क्या किया, इसमें धारा प्रवाहित की, है ना। अच्छा सुनो, नमक को अगर पिघलाओगे, है ना, और ऐसे छोड़ दोगे, है ना, तो पहले नमक पिघलेगा तो आयंस क्या होंगे, फ्री हो जाएंगे, है ना। सोडियम और क्लोरीन आयन क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसको कुछ टाइम बाद, है ना, ऐसे ही छोड़ दोगे तो वो फिर से क्या होगा, सोडियम और क्लोरीन के आयन क्या होंगे, जुड़ना प्रारंभ कर देंगे, है ना। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करके क्या कर रहे हैं, इसको पूरी तरह से तोड़ दे रहे हैं, है ना। इस तरह से तोड़ दे रहे हैं कि अब ये दोबारा जुड़ नहीं पाएगा, है ना। तो इलेक्ट्रोलाइसिस की अगर हम बात करें ना, विद्युत अपघटन, ठीक, क्या होता है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी देकर, ठीक, विद्युत धारा देकर, है ना, किसी यौगिक को पूर्णतः डिसोसिएट कर देना, तोड़ देना, ठीक, क्या कहलाता है, विद्युत अपघटन कहलाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है। ठीक, सबसे पहला टॉपिक हमारा यही है कि क्या होता है इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी कि विद्युत अपघटन क्या होता है। तो विद्युत अपघटन वह क्रिया है जिसके कारण हम किसी भी यौगिक को क्या करते हैं, 2 अलग अलग आयनों में पूर्णतः विभाजित कर देते हैं, है ना। तो हमने क्या किया भाई, ये NaCl को क्या किया, इसमें धारा प्रवाहित की, है ना। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगी, इसको पूर्णतः तोड़ देगी, है ना। और ये सोडियम आयन चला जाएगा किस पे, कैथोड पर, और क्लोरीन आयन चला जाएगा किस पे, एनोड पर, है ना। क्योंकि ये क्या है, पॉजिटिव आयन है, ये नेगेटिव आयन है, नेगेटिव वाला पॉजिटिव पे जाएगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव पे जाएगा। ठीक, अब क्लोरीन गया किस पर, एनोड पर। एनोड पर क्या होता है, पॉजिटिव आयन होता है ना, इसलिए एनोड पर गया, जहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला जाता है, त्यागा जाता है। सोडियम गया किस पे, कैथोड पर। कैथोड पे क्या होता है, अपचयन होता है। तो अपचयन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है ना। अब ये किसके अंतर्गत होगा, रेडॉक्स रिएक्शन के अंतर्गत, है ना। रेडॉक्स रिएक्शन कैसे होती है वो मैं अभी आपको समझाऊंगा। हालांकि कुछ बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको ये चीज़ समझ में नहीं आई होगी कि ये क्या हुआ है, तो बने रहिए, है ना। अभी तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, बहुत सारे इस तरह एग्जाम्पल लेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी एकदम बेहतरीन तरीके से। ठीक, तो हमने क्या देखा, एनोड पर क्या बन रहा है, ये क्लोरीन आयन गया, क्या करेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा, है ना। तो क्लोरीन आयन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, है ना, और क्या बना दिया, क्लोरीन गैस बना दिया। ठीक, अब कैथोड पर क्या होगा, सोडियम आयन गया, है ना, सोडियम आयन। अब यहाँ पे क्या होगा, कैथोड में अपचयन होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाएगा। तो सोडियम क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना दिया, सोडियम धातु। इस तरह से हमको फ़ायदा क्या हुआ इसमें, इस पूरी प्रोसेस में हमको क्या फ़ायदा हुआ, हमने नमक से क्या बना लिया, सोडियम धातु बना लिया, और क्या बना लिया, क्लोरीन गैस बना लिया। ठीक, तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा, है ना। अभी ये रिएक्शन पे आप मत जाइए, है ना। आप खाली इतना समझिए कि हम मतलब इसको करने का हमारा फ़ायदा क्या हो रहा है ना। ठीक, तो हम क्या कर रहे हैं, एक यौगिक से उसमें के जो एलिमेंट्स है ना, उनको क्लासिफाइड कर दें, अलग अलग कर दे रहे हैं, ठीक, छांट ले रहे हैं, है ना। तो हम ये इतना बड़ा फ़ायदा हमको हो रहा है। तो ये चीज़ तो आपको समझ में आई, है ना। अब ये क्या था, मोल्टन फॉर्म, यानी कि गलित अवस्था। तो क्या हम NaCl से सोडियम और क्लोरीन को अलग करने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे, गलित अवस्था का। अब देखो, ये वाला हमको क्लास 12th में नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है ना, क्योंकि देखो आप सोचो, आपने कभी नमक को पिघलते हुए देखा है ना। मैं पसीजने की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना। आपने कभी नमक को पिघलते हुए देखा है टेम्परेचर पर, है ना। अब भाई कढ़ाई ले लो या फिर कोई पात्र ले लो, उसमें ठोस नमक डाल दो, ठीक। उसके बाद उसको सोचो पिघला लो, तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अगर आपको नमक पिघलाना है ना, तो उसका जो टेम्परेचर है वो कितना करना पड़ेगा, 701 डिग्री सेल्सियस। ठीक, NaCl का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, गलनांक जिसको बोलते हैं ना, कितना है, 701 डिग्री सेल्सियस। आप सोचो 701 डिग्री सेल्सियस तापमान आप कैसे जनरेट करोगे, है ना। तो ये तो बहुत ज़्यादा कठिन कार्य हो जाएगा, है ना। तो इलेक्ट्रोलाइसिस जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, ठीक। एक क्या होता है, मोल्टन इलेक्ट्रोलाइसिस, दूसरा क्या होता है,
इलेक्ट्रोलाइसिस, एक होता है गलित इलेक्ट्रोलाइसिस, एक होता है विद्युत अपघटित। ठीक, तो सॉरी, एक क्या होता है अपना मोल्टेन इलेक्ट्रोलाइसिस, एक होता है एक्वस इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना। एक गलित विद्युत अपघटन, एक क्या होता है जलीय विद्युत अपघटन। तो गलित वाला हमको नहीं पढ़ना है, क्यों? क्योंकि जो भी इलेक्ट्रोलाइट है ना, उनको तोड़ना है ना, पिघला कर आसान काम नहीं होता, बहुत कठिन होने वाला है हमारे लिए। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को सोचो कि आप उसको गर्म करके है ना पिघला दो, तो ये जल्दी संभव नहीं होता है। तो इसलिए हमको मोल्टेन इलेक्ट्रोलाइसिस यानी कि गलित विद्युत अपघटन हमको नहीं पढ़ना है। हमको पढ़ना क्या है? तो हमको पढ़ना है एक्वस इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक, तो यहाँ से शुरू होता है हमारा चैप्टर 2, है ना। अभी तक मैं जो बता रहा था वो सारी चीज़ें क्या हैं, इस चैप्टर की बुनियादी बातें हैं, है ना। इस चैप्टर की नींव है। भले ही वो चीज़ें आपको पढ़ना ना हो, पर उन चीज़ों के बारे में आपको निश्चित तौर पर पता होना ही चाहिए, है ना। अब हम पढ़ते हैं क्या होता है एक्वस इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना। भाई मोल्टेन इलेक्ट्रोलाइसिस तो बहुत ही आसान था। हमने क्या किया, एक सिस्टम बनाया जिसमें हमने क्या डाल दिया, 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, है ना। और इसमें हमने क्या किया, नमक पिघला कर डाल दिया, और जिससे हमको क्या प्राप्त हो गया, हमारा एनोड पर हमको क्लोरीन गैस प्राप्त हो गई, और कैथोड पर क्या प्राप्त हो गया, सोडियम धातु प्राप्त हो गया। लेकिन नमक को पिघलाना इतना आसान काम नहीं होता है, इसीलिए हम मोल्टेन इलेक्ट्रोलाइसिस का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको पढ़ते नहीं, हमारे सिलेबस में ये नहीं है। हमको क्या करना है, हमको पढ़ना है एक्वस इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक, तो चलिए बनाते हैं, है ना। इसके लिए भी बढ़िया से डायग्राम, है ना। चलिए, हमारा ये क्या हो गया, कंटेनर हो गया। हम इसमें लगा दे रहे हैं 2 इलेक्ट्रोड पिछली बार की तरह। ये हमारा क्या है, एनोड है। ठीक, जो कि हमारा क्या होता है पॉजिटिव। ये हमारा क्या है, कैथोड है, जो कि क्या होता है नेगेटिव, है ना। इसको हमने क्या किया, वायर लगा दिया, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक, अब एनोड है तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण है तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, लूज किया जाएगा। ठीक, यानी कि बाहर निकाला जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, कैथोड है तो क्या होगा, अपचयन। ठीक, तो यहाँ पे अपचयन का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाएगा, ग्रहण किया जाएगा, यानी कि गेन, है ना। ठीक, भाई एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, कैथोड पे क्या होगा, अपचयन होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज किया जाएगा, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे पहले से क्या हमने डाल रखा है, जल डाल रखा है। ठीक, पहले से इसमें जल है। अब इसमें हम क्या डाल दे रहे हैं, NaCl। ठीक, अब इसमें हम क्या करेंगे, धारा प्रवाहित करेंगे। अब जैसे ही NaCl पानी में डालेंगे तो क्या होगा, टूटेगा भाई, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट जाएगा, है ना। लेकिन अगर उसको टाइम मिलेगा तो वो फिर से क्या करेगा, जुड़ना चालू कर देगा, है ना। ठीक, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें विद्युत अपघटन कर रहे हैं, धारा प्रवाहित कर रहे हैं। ठीक, अब जब धारा प्रवाहित करेंगे तो ये क्या करेगा, इसको पूर्णतया तोड़ देगा। ठीक, भाई क्या करेगा, इसको पूर्णतया तोड़ देगा, है ना। Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में क्या करेगा, तोड़ देगा। अब जल भी हमारा क्या है, एक तरह का वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना। तो जल भी हमारा क्या है, एक तरह का वीक इलेक्ट्रोलाइट है। किसमें टूट जाएगा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में, है ना। तो दोनों ही क्या है, एक तरह का दोनों ही कंपाउंड क्या है, यौगिक क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। एक स्ट्रॉन्ग है, एक वीक है। दोनों ही क्या होंगे, टूट जाएंगे जैसे धारा प्रवाहित करेंगे, है ना। अब नेगेटिव वाला दोनों कहाँ पे जाएगा, पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोड पर, और पॉजिटिव वाला कहाँ जाएगा, नेगेटिव वाले इलेक्ट्रोड पर, है ना। तो मतलब हाइड्रोजन आयन और सोडियम आयन कहाँ पे जाएगा, कैथोड पर। ये यहाँ पे गया,
ये यहाँ पे गया है ना। अब क्लोरीन आयन ज़ाहिर सी बात है एनोड पर जाएगा, और OH आयन भी कहाँ पे जाएगा, एनोड पर जाएगा, है ना। तो अब देखेंगे हम कहाँ पे क्या बनेगा, है ना। तो एनोड पर देखेंगे, तो एनोड पर क्या बनेगा, देखो क्या क्या जाएगा, क्लोरीन आयन जाएगा, है ना। तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा, है ना। बाहर निकाल के क्या बना देगा, क्लोरीन गैस, पिछली बार की तरह। पहले में क्या बनेगा, पहला क्लोरीन आयन जाएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा, क्या बना देगा, क्लोरीन गैस, ठीक। और एक चीज़ है क्या, OH आयन, है ना। तो OH आयन जाएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा, ठीक। क्या बना देगा, ऑक्सीजन, है ना। मुख्यतः हमारी क्या बनती है, ऑक्सीजन। ये भी क्या है, गैस है ना। दोनों यहाँ पे जाएगा। अब देखो इस रिएक्शन पे आप मत जाना, मुझे पता है आपको ये रिएक्शन समझ में नहीं आ रही है ना। क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि आपने रेडॉक्स रिएक्शन सही से क्लास 11th में पढ़ा नहीं है। तो इस पे मैं आऊँगा, है ना, ये बनती कैसे है, ठीक। ये रिएक्शन कैसे बनती है उसकी टेंशन आप बिल्कुल मत लीजिए, आप सभी बनेगी 100% गारंटी है। लेकिन पहले आप समझने की मैं समझा क्या रहा हूँ, है ना। OH आयन गया, क्या बना दिया, एनोड पर ऑक्सीजन गैस, है ना। और यहाँ पे क्या गया, क्लोरीन आयन, क्या बना दिया, क्लोरीन गैस, ठीक। अब देखो कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पे क्या होगा, पहले क्या गया हमारा, सोडियम आयन, है ना। तो भाई सोडियम आयन है, क्या करेगा, यहाँ पे जाके इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, क्योंकि यहाँ पे कैथोड पे क्या होता है, अपचयन हो गया, है ना। एक इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बना देगा, सोडियम धातु बना देगा, ठीक, ठोस अवस्था में, है ना। और दूसरा हाइड्रोजन आयन है, ठीक। तो जहाँ पे जाएगा तो क्या बना देगा, यहाँ पे जाएगा अपचयन होगा, भाई इलेक्ट्रॉन लेगा, है ना। तो हाइड्रोजन आयन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बना देगा, हाइड्रोजन गैस बना देगा, ठीक है ना। तो मोल्टेन वाला जो फॉर्म था NaCl का, है ना, इससे पहले भी हमने जो देखा था गलित अवस्था, उसमें क्या था कि पानी नहीं था, ठीक। सिर्फ NaCl था गलित अवस्था में, Na यहाँ पे जाता था और Cl यहाँ पे आता था, यहाँ पे Cl गैस बन जाती थी, यहाँ पे सोडियम धातु बन जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमने साथ में पानी भी ले रखा है ना भाई, हमने क्या ले रखा है, साथ में पानी भी ले रखा है। अब दिक्कत पता है क्या है ना। आप सोच रहे हो कि क्या भाई क्या दिक्कत है, यहाँ पे भाई क्लोरीन गैस बन गई और क्या बन गया, ऑक्सीजन बन गया एनोड पर, कैथोड पर क्या बना, सोडियम धातु बन गया और हाइड्रोजन गैस बन गई, है ना। तो समस्या क्या है, तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि एक इलेक्ट्रोड पर एक ही चीज़ बन सकती है, दो चीज़ें नहीं बन सकती हैं। या तो क्या बनेगा, यहाँ पर क्लोरीन गैस बनेगी या फिर क्या बनेगा, ऑक्सीजन गैस बनेगी, ठीक। कैथोड पर भी सेम कंडीशन है, या तो क्या बनेगा, सोडियम धातु बनेगा या तो क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी, है ना। इतनी बात समझ में आई आपके। हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या यही है यहाँ पे, है ना। देखो वो वाला क्या था, एकदम आसान था, है ना, एकदम आसान तो था प्रक्रिया, लेकिन उस प्रक्रिया को करने में, है ना, जितनी आसानी से वो हो दिख रही थी, बोर्ड पर हम कर दे रहे थे, उतना आसानी से वो होगी नहीं। क्यों, क्योंकि हमको इलेक्ट्रोलाइट को क्या करना था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो भी होते हैं उनको गलाना, पिघलाना बहुत ज़्यादा क्या होता है, पापड़ बनने वाला काम होता है, ठीक, पहाड़ तोड़ने जैसा काम है। तो उसको हम पिघला नहीं सकते, है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसको पानी में डाल दे रहे हैं, तो ये आसानी से क्या हो रहा है, टूट जा रहा है ना। और इसको इलेक्ट्रोलाइसिस यानी विद्युत अपघटन करके क्या कर रहे हैं, बराबर तोड़ दे रहे हैं, सेपरेट कर दे रहे हैं अलग अलग। तो यहाँ पे हमको अब एक इलेक्ट्रोड पर दो चीज़ें हमको मिल जा रही है ना। तो दिक्कत हमारे लिए ये है कि हमको अब क्या करना है, इन दोनों में डिफरेंस, मतलब इन दोनों में पता करना है कि कौन सा बनेगा और इसमें भी कौन सा बनेगा, ठीक। तो कौन सा बनेगा अभी के फिलहाल के लिए मैं बता दूँ, यहाँ पर क्या बन जाएगा, क्लोरीन गैस बन जाएगी, है ना। ऑक्सीजन नहीं बनेगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा,
अपना सोडियम धातु बन जाएगा, सॉरी हाइड्रोजन गैस बन जाएगी, ठीक है ना। तो अब मुझे कैसे पता कि क्या बनेगा, है ना। तो उस चीज़ को हम क्या करेंगे, कल की वीडियो में देखते हैं, है ना। तो आज हम क्या करेंगे, इतना ही देखेंगे, है ना, क्योंकि अभी चैप्टर की शुरुआत है, ठीक। बहुत ज़्यादा पहले ही क्लास में बहुत ज़्यादा पढ़ा दें कोई मतलब नहीं है, चीज़ों को धीरे धीरे लेके चलेंगे। हमारे पास बहुत टाइम है ना, नवंबर तक आपका पूरा कोर्स क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस। उसके बाद अपन दिसंबर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, अनसॉल्व लगाएंगे, है ना, जिससे क्या होगी कि आपकी जो तैयारी है वो बेहतरीन हो जाएगी। पूरे आप 70 मार्क्स आप गेन कर पाओगे केमिस्ट्री में, एक भी नंबर आपका कटेगा नहीं, है ना। आपको बस क्या करना है, हमारे ऊपर भरोसा करके चलना है, ठीक। तो इस चीज़ को हम यहीं पे छोड़ते हैं, है ना। इसके बारे में थोड़ा सा और आपको बता देते हैं, ठीक। ये जो चैप्टर है 4 पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक। पहला आपका क्या है, विद्युत अपघटनी सेल, है ना, जिसको पढ़ने के बाद उसमें आपको फैराडे का नियम पढ़ना पड़ेगा। फैराडे के 2 नियम हैं, ठीक, वो दोनों नियम आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपका आता है गैल्वेनिक शेल। गैल्वेनिक शेल पढ़ लोगे, है ना, तो वहाँ पे निर्णय समीकरण है, ठीक। गैल्वेनिक शेल में तो मेन टॉपिक हमारा वही है, निर्णय समीकरण। वहाँ पे हम बैटरी, है ना, कोई भी बैटरी होती है, तो पहले तो हम आपने क्लास 11th में बैटरी के बारे में सारी कुछ बातें जान ली होंगी, है ना, कि बैटरी कैसे बनती है, ठीक। तो हम बनाना भी सिखाएंगे, हालांकि वो क्लास 11th का टॉपिक है, लेकिन मैंने कहा है मैं सारी चीज़ें बताऊंगा, है ना, कि जो भी आपका 11th का टॉपिक यहाँ पे क्लास 12th में यूज होगा, मैं उन सारी चीज़ों को बताऊंगा, आपको दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पर निर्णय समीकरण है। उसके बाद अपना आता है गैल्वेनिक शेल, है ना, जिसमें निर्णय समीकरण हो गया। उसके बाद आता है कुछ चीज़ें जैसे कि अपना विद्युत अपघटनी चालक, ठीक है ना। भाई चालक 2 प्रकार के होते हैं, एक तो धात्विक चालक होता है, एक क्या होता है विद्युत अपघटनी चालक। तो विद्युत अपघटनी चालक है जिसमें सारी चीज़ें हमको पढ़नी है कि प्रतिरोधकता क्या होती है, मोलर चालकता क्या होती है, चालकता क्या होती है, तुल्यांकी चालकता, है ना, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। उसके बाद अपने को पढ़ना है बैटरीज, है ना, टाइप ऑफ बैटरीज के बारे में पढ़ना है ना, कितनी तरह की बैटरीज होती हैं, सबके बारे में पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल में, है ना। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को क्या करें, आप सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।